हेलो फ्रेंड्स। आज हम कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण होता क्या है ना। तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों ने भारत में नकदी फसलों पर बल दिया, है ना। नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया। इसी को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। अब कृषि के वाणिज्यीकरण की उत्तरदायी परिस्थितियां क्या क्या थी। सबसे पहले देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार भारत में औपनिवेशिक शोषण को लागू कर रही थी और उसके तहत वो अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति पर बल दे रही थी, है ना। अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति पर बल दे रही थी। तो उसके तहत उन्होंने अधिकतम भू राजस्व के तहत नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया, है ना। नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया, है ना। नकदी फसल से क्या होता था, ज्यादा इसकी डिमांड, मतलब नकदी फसलें ज्यादा, है ना, इनका ज्यादा प्राइस होता था, है ना, प्राइस होता था। फलस्वरूप ये भू राजस्व ज्यादा निर्धारित कर सकते थे, है ना। औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, है ना। कच्चे माल की आवश्यकता जैसे कपास, नील, अफीम, जूट, है ना। ये कच्चा माल ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी तात्कालिक स्तर पर भेजा जाता था। इसी के आधार पर भारत में इन चीज, मतलब इन और नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। कलकत्ता, केंटन और लंदन का त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। कैसे व्यापार विकसित हुआ? कलकत्ता जो भारत में था, केंटन जो चीन का शहर है, और लंदन जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ब्रिटेन की राजधानी लंदन के तहत ये चीजें कही जा रही है। कैसे हुआ? जब भारत से जो चाय का निर्यात, भारत से चाय का निर्यात लंदन किया गया, है ना। और पहले चाय का निर्यात कहाँ से होता था? केंटन से होता था। तो इसके निर्यात को कम करने के लिए भारत से चाय का निर्यात लंदन लंदन किया गया, तथा भारत में अफीम के उत्पादन पर बल दिया गया, है ना। अफीम के उत्पादन पर बल दिया गया। और इस अफीम को कहाँ भेजा गया? इस अफीम को चाइना भेजा गया। केंटन मतलब चाइना भेजा गया, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय चीन में अफीम की काफी डिमांड थी, और उस अफीम की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अफीम के उत्पादन को बल दिया और इस अफीम को चीन के शहर केंटन भेजा। तो इस तरह इन्होंने त्रिकोणीय व्यापार विकसित किया कलकत्ता, केंटन और लंदन के बीच। और जो इन्होंने अफीम भेजा, अफीम चीन में भेजा, इससे अत्यधिक राजस्व प्राप्त किया और भारत के औपनिवेशिक शोषण को बढ़ावा दिया। अब जो कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया क्या थी, है ना, किस तरीके से कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने जो है चाय की खेती प्रारंभ करी। उत्तर पूर्व के भारत को अगर देखा जाए तो असम में चाय की खेती, जो चाय चाय बागान स्थापित करे। 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुई, है ना। 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। इसके पहले 1773 में अफीम की कृषि को कंपनी के एकाधिकार में लाए थे। कौन लाया था? 1773 में 1773 में लॉर्ड 1773 में वारेन हेस्टिंग, है ना। वारेन हेस्टिंग अफीम की कृषि को कंपनी के एकाधिकार में लेकर आए थे। अब जो कृषि इन्होंने करी, वाणिज्यिक कृषि, इसके अंतर्गत क्या किया इन्होंने? भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन था, है ना, खाद्यान्न उत्पादन वाली फसलें, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, ज्वार, बाजरा, इनका उत्पादन कम होने लगा, है ना। इनका उत्पादन कम होने लगा, और जिससे क्या होगा? भारत में अकाल की स्थिति बढ़ेगी, जो मैं इसके परिणाम के अंतर्गत बताने वाला हूँ। पहले हम परिणाम को देखें तो कृषि के वाणिज्यीकरण से जो सकारात्मक परिणाम हुए उसको देख लेते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो अलगाव की स्थिति थी वो समाप्त हुई। अलगाव की स्थिति कैसे थी? कि कृषि में जो ये उत्पादन हो रहा था, उत्पादन से क्या हो रहा था कि व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन से जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी
ऐसे जूट वगैरह है ना, जूट के अलावा चाय है ना, चाय, इनको दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाने लगा। तो जो अलगाव की स्थिति थी, ग्रामीण शहरी स्थिति, उसे समाप्त करने में मदद प्राप्त हुई। कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ, है ना। कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण मतलब कृषि को एक उद्योग की तरह भी देखा जाने लगा, है ना। कृषि को एक उद्योग की तरह भी देखने लगा। किसान कृषि से अपना मुनाफा भी कमा सकते थे, है ना। परंतु यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पे इस तरह से क्या हो रहा था, जो खाद्यान्न वाली वस्तुएं थी उसके उत्पादन में कमी आ रही थी। तो सकारात्मक पॉइंट में दो प्रमुख पॉइंट थे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई थी और कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ था, है ना। कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ था। अब हम परिणाम या मूल्यांकन देखें तो नकारात्मक परिणाम काफी घातक सिद्ध हुए थे। कैसे? इससे किसानों की निर्धनता और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, है ना। किसानों की निर्धनता कैसे हुई? कृषि के वाणिज्यीकरण से। इस तरह से हुई कि जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी, है ना। भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी। इससे क्या हुआ, जो नकदी फसलों का जो फायदा हुआ, है ना, मार्केट में बेचने के बाद, वो किसानों को नहीं प्राप्त हुआ, है ना। किसानों को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ज्यादा राजस्व देना पड़ता था। तो वो पूरी फसल बेचकर किसान ब्रिटिश के राजस्व में ही अपनी पूरी मेहनत, मतलब पूरी पूंजी लगा देते थे, है ना। और ये क्या हो गया, इस चक्कर में महाजनी शोषण के भी शिकार हुए, है ना। महाजनी शोषण के भी शिकार हुए। महाजनी शोषण के शिकार कैसे हुए? जब भू राजस्व ज्यादा था तो अगर कभी जब भू राजस्व ज्यादा था तो कभी अगर उत्पादन सही से नहीं हुआ या बाढ़ या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट गई, सूखा पड़ गया, तो उत्पादन कम हो जाता था। और उत्पादन कम होने पर भी जो भू राजस्व है वो निर्धारित रखते थे, या कुछ ऐसी स्थितियां रहती थी भू राजस्व तो चुकाना ही पड़ता था, है ना। जमींदारी व्यवस्था में देखो तो आप जमींदार लेते थे, और रैयतवाड़ी में देखे तो प्रत्यक्ष संबंध है तो वहां पे लेते थे। महलवाड़ी में जो गांव का मुखिया था उसे सबमिट करना रहता था। तो ये जो कुछ कंडीशन थी, इसके कारण अगर भू राजस्व जमा करना है तो महाजनों से ऋण लिया जाता था, है ना। ऋण लिया जाता था, और जो ये ऋण लेते थे, इससे महाजन इन पर शोषण करते थे, है ना। महाजनी शोषण होता था। और इसके फलस्वरूप आगे क्या हुआ, जो भूमि थी, कृषि भूमि थी, उसको भी लेन देन के योग्य बना दिया, है ना। कृषि भूमि को लेन देन के योग्य बना दिया, ठीक है। और कृषि के वाणिज्यीकरण के नकारात्मक प्रभाव को आप ये भी देखेंगे कि जो 1800 सॉरी 1775 के आसपास आप दक्कन के दंगे भी देखेंगे, है ना। दक्कन के दंगे, जो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, दक्कन के दंगे भी हुए थे, है ना। दक्कन के दंगे क्यों हुए थे? जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, है ना। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, है ना। गृह युद्ध चल रहा था 1760 के आसपास, है ना। 1760 के आसपास गृह युद्ध चल रहा था। तो उस गृह युद्ध में अमेरिका से, है ना, अमेरिका से जो ब्रिटेन, है ना, कपास आता था, उसके आने में कमी हुई, है ना। मतलब आयात जो ब्रिटेन कपास आता था वो कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां गृह युद्ध चल रहा था, उत्पादन की जो गतिविधियां है वो कम हो रही थी। अब इस कपास को ब्रिटिश सरकार ने भारत से, है ना, भारत से मंगाना प्रारंभ कर दिया, है ना। भारत से मंगाना प्रारंभ कर दिया। और भारत का जो दक्कन वाला क्षेत्र था, है ना, दक्कन वाला जो क्षेत्र था, वहां पर कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया, है ना। कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया। अब कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी, है ना। भू राजस्व, क्योंकि कपास ज्यादा मात्रा में उगने लगा तो किसानों को फायदा होने लगा था। तो इस चक्कर में सरकार ने क्या किया, यहाँ पे भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी, है ना। भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी। परंतु आगे क्या होता है, अमेरिका में आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन
है ना, अब्राहम लिंकन वहां के राष्ट्रपति बनते, है ना, राष्ट्रपति बनते, और वो गृह युद्ध समाप्त कर देते, है ना, अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त कर देते, है ना, अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त कर देते हैं, है ना। किस तरह से करते हैं ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो वहां पे गृह युद्ध दक्षिण, है ना, दक्षिण और उत्तर के राज्यों के मध्य विवाद को लेकर चल रहा था, है ना। उत्तर के राज्य औद्योगिकृत थे, जबकि दक्षिण के राज्य कृषि पर आधारित थे, है ना। तो इनमें ये एक अंतर बना हुआ था कि हम उत्तर दक्षिण वाले कह रहे थे कि हम उत्तर से अलग होना चाहते हैं, एक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से वहां पे गृह युद्ध की कंडीशन बनी थी। तो अब्राहम लिंकन ने कैसे एक कूटनीतिक चाल के तहत, है ना, कूटनीतिक चाल के तहत वहां पे गृह युद्ध समाप्त कराया था। दास प्रथा का भी मुद्दा था वहां पे, है ना, दास प्रथा का मुद्दा था, है ना। उत्तर के राज्य चाहते थे कि जो दास प्रथा है ये अमानवीकृत है ना, अमानवी अमानवीय है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। जबकि दास प्रथा जो दक्षिण के राज्य वो बनाए रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? कि वो कृषि पर आधारित थे और कृषि में दासों को नियोजित किया जाता था, है ना। इसलिए जो दक्षिण वाले राज्य थे वो दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। इसी संदर्भ में वहां पे गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है, परंतु अब्राहम लिंकन अपनी कूटनीतिक चालों से ये गृह युद्ध समाप्त कर देते। उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस होता है तात्कालिक स्तर पर। वो कहते हम दास प्रथा को अंत करना उन्होंने चाहा, मतलब पूरी तरह से वो चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त होनी चाहिए, परंतु वो दक्षिण के राज्यों को विश्वास में लेना चाहते थे। कौन? अब्राहम लिंकन। तो उन्होंने कहा था कि हम यदि कुछ दासों को मुक्त कराकर गृह युद्ध समाप्त करें तो हम ऐसा करेंगे, यदि हम पूरे दासों को मुक्त कराकर ऐसा गृह युद्ध समाप्त करें तो हम ऐसा करेंगे। तो उन्होंने जो नेशनल इंटीग्रिटी है ना, नेशनल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने पर सबसे ज्यादा फोकस किया, है ना। जो गृह युद्ध वो उस तात्कालिक स्तर पर समाप्त करना चाह रहे थे। तो इस तरह से मतलब पूरा गृह युद्ध समाप्त होता है और दास प्रथा भी समाप्त हो जाती है ना, दास प्रथा भी समाप्त हो जाती है। परंतु वहां पे इस संदर्भ में बहुत सारे मतलब सैनिक वगैरह भी मरते हैं और लोगों की भी मृत्यु होती है। तो दास प्रथा वहां पे मतलब जो वहां का गृह युद्ध एक तरह से शल्य चिकित्सा की तरह रहता है ना, शल्य चिकित्सा की तरह रहता है। जिस तरह से शल्य चिकित्सा के माध्यम से पहले किस तरह से शल्य चिकित्सा हमारे शरीर में पहले काफी दुख कष्टकारी होती है, परंतु इसका बाद में फायदा होता है। बाद में कैसे फायदा हुआ? दास प्रथा समाप्त हुई तो दक्ष उत्तर उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य में जो अलगाव था वो समाप्त हो गया, है ना, अलगाव था वो समाप्त हो गया। जो फैक्ट्रियां वगैरह थी वो दक्षिण के राज्यों में भी लगने लगी, है ना, दक्षिण के राज्यों में भी लगने लगी, मतलब दक्षिण के राज्य का भी औद्योगिकरण होने लगा। और जो कृषि निर्मित वस्तु थी उत्तर के राज्यों में भी जाने लगी। मतलब एक तरह से कहा है उत्तर और दक्षिण का एकीकरण हो गया। अब वहां पे नॉर्मल स्थिति हो गई, है ना। गृह युद्ध समाप्त हुआ तो सामान्य स्थिति बहाल हो गई, है ना, सामान्य स्थिति बहाल हो गई, सामान्य स्थिति बहाल हो गई। तो जो वहां पे कपास उत्पादन हो रहा था ब्रिटेन अमेरिका में, यूएसए में, एक सेकेंड, अमेरिका में वहां पे कपास उत्पादन हो रहा था, तो उस कपास को वापिस ब्रिटेन भेजने लगे। तो ब्रिटेन भेजने लगे उस कपास को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कपास को ब्रिटेन ब्रिटेन भेजने लगे। ठीक, दक्कन के दंगे अब कैसे स्टार्ट होंगे? कपास को ब्रिटेन भेजने लगेंगे और ये भारत, ब्रिटेन वाले भारत से भी कपास मंगा रहे थे, है ना, भारत से भी कपास मंगा रहे थे। कहाँ से मंगा रहे थे? दक्कन के क्षेत्र से, है ना, दक्कन के क्षेत्र से मंगा रहे थे। जब यहाँ से इनकी अमेरिका से ब्रिटेन की जो स्थिति सामान्य हो गई तो भारत से इन्होंने कपास मंगाना बंद कर दिया। ब्रिटेन ने भारत से कपास मंगाना बंद कर दिया। अब भारत से कपास मंगाना बंद कर दिया तो भारतीय किसान जो काफी मतलब वहां के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा था, तो वो मतलब वहां पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया दक्कन के क्षेत्र में। जो कपास उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि निर्यात नहीं हो रहा था और फिर वो अपने इतने सारे कपास का क्या करते। तो इससे उनको नुकसान होने लगा दक्कन के किसानों का।
दूसरी तरफ क्या हो गया कि जब गृह युद्ध चल रहा था तो भारत से कपास अमेरिका जा रहा था, तो यहाँ भू राजस्व की राशि बढ़ा दी गई थी, है ना। भू राजस्व की राशि बढ़ा दी गई थी, परंतु जब ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य संबंध सामान्य हुए तो यहाँ पे भू राजस्व की राशि में कमी नहीं की गई, है ना, कमी नहीं की गई, है ना, कमी नहीं की गई। तो भारत के जो किसान थे दक्कन वाले, उनको अधिक भू राजस्व राशि देनी पड़ रही थी, और उनको जो कपास से नुकसान भी हो रहा था। तो यहाँ पे जो लोग बाग भड़क गए, मतलब जो यहाँ के किसान वगैरह थे, कपास के किसान, कपास जो करते थे वो किसान भड़क गए और उन्होंने दंगे करना प्रारंभ कर दिया। मतलब वहाँ के जो लोकल वगैरह थे, साहूकार महाजन, इनकी दुकानों पर तोड़फोड़ करने लगे। तो इसे हम दक्कन के दंगे के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? दक्कन के दंगे, जो 1765 के आसपास व्यापक रूप से हुए थे, है ना। दक्कन के दंगे, जब मैं भारत में किसान विद्रोह पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा दक्कन के दंगे ने कितना बड़ा व्यापक प्रभाव डाला था तात्कालिक ब्रिटिश भारत में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आगे की बातों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।